हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का ओसीएम गुजरात बोर्ड का। उसमें हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 7 पे। शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि जो भी आपके कमेंट्स रहे हैं मेरे कई वीडियोस पे, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत मोटिवेट करते हैं ये सारे कमेंट्स और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाई। चलो, चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। एक एक करके तीनों को समझेंगे। अगर बेसिकली बात करें तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर आपके इंसान जो आपके लोग हैं देश के उनके होते हैं, और ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो होते हैं जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में काम करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिपेंडेंस से इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर के आ रहा है। इसका मतलब क्या, हमारे यहाँ पर प्राइवेट लोग भी काम करते हैं, पब्लिकली भी गवर्नमेंट काम करती है, सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, और इसीलिए यहाँ पर को एग्जिस्टेंस है पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का। कुछ कंपनीज पब्लिक होंगी यानी सरकारी होंगी, कुछ कंपनीज प्राइवेट होंगी। प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। एक अकेला इंसान भी कंपनी चला सकता है या कुछ इंसान मिल करके भी कंपनी चला सकते हैं, वो आपके प्राइवेट है। इनके जो हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप यानी कि जो हमने सबसे पहला पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, ये आपके प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं या टाइप्स हैं। जो यूनिट्स जिनका ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल्स पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीएसयू। ठीक है। और इसका जो ओनरशिप है वो या तो पूरा का पूरा या थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट में होगा, दोनों में से किसी, बट वो होगा गवर्नमेंट का ही। ये जो यूनिट्स हैं ये या तो गवर्नमेंट होंगे या इनका एक कोई ऐसा पार्ट होगा जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बना हुआ होगा। एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, कंपनी ऑफ इंडिया, जो हम लेते हैं, ये स्पेशल एक्ट से बनते हैं ये सारे। इन एंटरप्राइजेस के जरिए गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट लेती है, इकोनॉमिकली वो भी देश को हेल्प करती है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की थी, उसमें पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए वो सब बताया हुआ है कि पब्लिक सेक्टर कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए स्पीड अप कर सकती है। पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जॉब में बहुत अच्छे खासे फायदे मिलते हैं। अच्छा, पहले 1956 में पहले पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता था, लेकिन 1991 वाला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया उसमें एलपीजी आए थे, जो आपने पढ़े होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनके आने के बाद गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर से वो अपने आप को हटाती गई और उन्होंने अपने सारे स्टेक्स यानी अपने सारे शेयर्स या पार्शियली शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो करता चला गया, जो पहले कम था। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग दिया हुआ है कि कोई भी एंटरप्राइज जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल सब गवर्नमेंट के हाथ में हो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ये सबसे पहले तो बेसिक इंडस्ट्रीज बनाएंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज बनाएंगे जो बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करती हो। एग्जाम्पल है फूड, क्लोथ, ये सारी चीज़ें। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाएंगे, और क्यों बनाएंगे? ताकि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा चौड़ा लगता है। इंडिपेंडेंस के बाद ये इम्पॉसिबल था कि प्राइवेट लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सामने कोई मुनाफा नहीं नजर आ रहा था। इसीलिए बेसिक इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए जो बड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, लेकिन रिटर्न जो है यानी इस पे आपको फायदा तो मिलेगा लेकिन बहुत सालों के बाद, शुरुआत में कम, बाद में बहुत ज़्यादा मिलेगा, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर आपका इंटरेस्टेड नहीं था। और इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती है ताकि ग्रोथ रेट आपका फास्ट हो सके। मोनोपोली को एलिमिनेट करते हैं ये लोग, मतलब जहाँ पर भी गवर्नमेंट की भी इंडस्ट्रीज होती है तो प्राइवेट मोनोपोली वहां से चली जाती है। मोनोपोली का मतलब होता है कि मार्केट में एक ही इंसान का होना, तो जैसे गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो एक इंसान थोड़ी रहेगा, फिर तो दो इंसान हो जाएंगे। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस किसी भी बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होंगे। जहां उनको लगेगा कि हाँ हमें मुनाफा बहुत तेजी से मिलेगा वहां वो इन्वेस्ट करेंगे, जहां मुनाफा देरी से मिलेगा वहां वो
इन्वेस्ट नहीं करते। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वहाँ पर ही इंडस्ट्रीज बनाती है, वहाँ पर ही वो सारे कामकाज करती है ताकि बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप हो सके। एग्जाम्पल है विलेजेस। एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, राउरकेला, बोकारो और भिलाई में उन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया और ऐसे बैकवर्ड एरियाज को उन्होंने डेवलप कर दिया। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर के कभी कभी प्राइवेट सेक्टर जो है, कभी कभी क्या प्राइवेट सेक्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो है आपका प्रॉफिट। तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर जो है ये किस पे एम करते हैं, सोशल वेलफेयर को अचीव करने, यानी समाज का भलाई करने में साथ साथ में प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। ये जो सारे सोसाइटी के सेक्शंस हैं यानी जो हम लोग हैं, इनको पब्लिक सेक्टर से मुनाफा मिलता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब मैं रिच हूँ, पुअर हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, किसी भी रिलीजन की हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे पब्लिक सेक्टर से फायदे मिलेंगे। एग्जाम्पल है राशन की दुकान का। और ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी स्पीड अप करते हैं, कौन, गवर्नमेंट, और इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं और इससे पूरी सोसाइटी का फायदा होता है। लो लेवल ऑफ प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर जो है ये बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसका रीजन है कि वो जो है प्राइवेट जितने हाई प्राइजेस चार्ज नहीं करते। इन्होंने बहुत सालों तक लॉसेस भी किए हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट ने उन सारी चीजों को भी चलाया है। 1991 के बाद पॉलिसी चेंज हो गई, एलपीजी आ गया और पब्लिक सेक्टर को भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए मजबूर किया गया था। फिर आती है बात मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की, कि ये जो पब्लिक सेक्टर है ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट यानी जिसमें पूरे देश की भलाई है उसके लिए वो काम करता है, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। एग्जाम्पल है डिफेंस इक्विपमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार बनाती है। इसमें एक फायदा ये भी है कि जो गन्स और ये सारी चीजें ये अगर प्राइवेट लोग भी बनाने लगे तो सबके सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की चाहेंगे। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपिंग कंट्री है हमारा इंडिया जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है। तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर जो जहाँ पर भी वो इन्वेस्ट करेगा, मान लो इंडस्ट्री खोलेगा या कुछ भी खोलेगा, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों का फायदा होता जाएगा, तो आपका कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। पब्लिक इंडस्ट्री से ही, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री से ही फर्दर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो सकती हैं। दूध बनेगा तो कहीं जाकर के उससे 10 और चीजें बनेंगी। तो बेसिक इंडस्ट्री किसने बनाई है, पब्लिक सेक्टर ने, यानी कि सरकार ने। उससे आगे की इंडस्ट्रीज बन सकती है और इससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है 9th नंबर पे, कि पब्लिक सेक्टर का जो मैनेजमेंट है वो सरकार के हाथ में है और इसीलिए यहाँ पर वो सरकारी जो पॉलिसीज होती हैं वो बड़ा इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो है फ्री में सर्विसेज देते हैं या तो कंसेशनल सर्विसेज देते हैं, मतलब पैसे कम चार्ज करते हैं। जॉब की सिक्योरिटी होती है, जॉब की कंडीशंस बड़ी अच्छी होती है। लेबर लॉज यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो होते हैं। लेबर लॉज का मतलब है जो कानून इन श्रमिक लोगों के लिए है। प्रायोरिटी वुमेन को दी जाती है और इन सबसे पब्लिक सेक्टर जो है वो सोशल जस्टिस समाज में देता है। किसी के साथ भी गलत होने की संभावना काफी कम रहती है। आइडियल वेजेस एंड फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज, जो इंसान सरकारी नौकरी करता है उनको बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, क्योंकि ओनरशिप किसके हाथ में, पब्लिक सेक्टर के हाथ में। तो गवर्नमेंट उनको अच्छे खासे वेजेस पे करती है, उनको अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलती हैं। एग्जाम्पल है घर की फैसिलिटी और बाकी सारी भी। और इसीलिए हम सब इच्छा रखते हैं कि हमें हमारी भी एक गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का नेचर क्या है, तो 3 इसमें मेन पॉइंट्स आती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज। सबसे पहला जो आता है वो है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जरिए गवर्नमेंट कुछ अपने फंक्शंस को हैंडल करती है। कोई भी पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट मैनेज करती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी मैनेज करती है और उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोलते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रहा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगेंगे, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर रहा होगा तो स्टेट के लग जाएंगे। एग्जाम्पल है आपका पोस्टल डिपार्टमेंट और रेलवे, फिलहाल ये दोनों आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में।
कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फाइनेंशियल एलोकेशन, इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो सरकारी जो बजट होता है वहां से उनको पैसे मिलते हैं, उनकी इनकम जो है सरकार के खजाने में चली जाती है। इनके जो अकाउंट्स हैं वो मैनेज जो है वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही करता है, और ऑडिट कौन करेगा इनका, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इनके अकाउंट्स को चेक करता है, ऑडिट करता है। एम्प्लॉयज का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, ये सेम होता है जैसा किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है। मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है, एग्जाम्स ले जाते हैं, इंटरव्यूज ले जाते हैं, सेम यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पूरा सरकार का कंट्रोल रहता है, मैनेजमेंट भी उन्हीं का रहता है। और कौन करेगा, जो मिनिस्टर उससे कंसर्न्ड है, और जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर है, यानी जो आईएएस और आईपीएस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जो है वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर की होती है, और डायरेक्टली ये जो है अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में। अकाउंटेबल का मतलब इनको जवाब वहां देना पड़ता है। सेकंड नंबर जो आता है वो है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन वो है जो किसी स्पेशल एक्ट के जरिए, या तो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब कोई बिल पास होता है, एक्ट बन जाता है, तब जो चीज बनती है उसको पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इसमें जितनी भी कॉर्पोरेशन की अथॉरिटी, ड्यूटी, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस रूल होते हैं एम्प्लॉयज के, वो सब दिया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इनका क्या रिलेशन है वो भी दिया जाता है। एग्जाम्पल है इसका एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गुजरात स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये जो आपके बने हैं ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है, और ये तभी ही बनते हैं जब इनके लिए कोई बिल पास होता है, यानी एक्ट बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले इनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ना कोई स्पेशल एक्ट की जरूरत है, या तो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस एक्ट में इनके सारे ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेशल फैसिलिटीज सब दिया जाता है, सब बताया जाता है। इसकी ओनरशिप या तो सेंट्रल के हाथ में रहेगी या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों के हाथ में रहेगी। गवर्नमेंट ही इसका फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करती है, और प्रॉफिट शेयरिंग जो है इनका गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। लॉस का जो मान लीजिए लॉस हो गया तो उसका बोझा सरकार उठाती है। कैपिटल अक्यूमुलेशन थ्रू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनको कैपिटल प्रोवाइड करती है। वो अगर चाहें तो बाकी की मतलब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से वो लोन मतलब ले सकती है, बोरो कर सकती है, या पब्लिक से भी बोरो कर सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। सेपरेट आइडेंटिटी, इनके पास अपनी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी है, वो सारे के सारे काम कर सकती है जो काम कंपनी कर सकती है। फिफ्थ आता है मैनेजेरियल ऑटोनॉमी। ओनरशिप जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन का वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, पर और साथ साथ में इनकी कंप्लीट ऑटोनॉमी भी होती है, मतलब दे आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री। इनके डे टू डे एक्टिविटीज में कोई मिनिस्टर बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा, कॉर्पोरेशन को फ्रीडम मिलती है कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आपका सर्विस रूल्स, के इसमें जो रूल्स लगते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जैसे नहीं लगते, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लगते हैं वैसे इनके नहीं लगते। कॉरपोरेशन के अंदर जो रूल्स होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, ये कॉरपोरेशन खुद डिसाइड करती है, और उसी हिसाब से एम्प्लॉयज को काम करना पड़ता है। कई बार होता है कि यहाँ पर चेकिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजा जाता है। फिर आता है मैनेजमेंट थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर इस पूरी कॉरपोरेशन को मैनेज करते हैं, और इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो गवर्नमेंट ही करेगी। और कौन कौन होते हैं ये लोग, ये सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, या प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, मतलब क्या डिसीजन लेना है ये उनके हाथ में होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर इनको इम्प्लीमेंट करेगा, और साथ साथ में डे टू डे एक्टिविटीज पे भी ध्यान रखेगा। आंसरेबल टू पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जितने भी काम काज हैं वो सब इनको एक रिपोर्ट में डालना होता है, सबमिट करना होता है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में। और कॉरपोरेशन अगर जो है कई बार एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है क्योंकि वो पब्लिक की सेवा कर रही है, तो इन पब्लिक कॉरपोरेशंस पे हक किसका है, पूरा कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर आता है थर्ड और लास्ट फॉर्म जो है गवर्नमेंट का, वो है आपके गवर्नमेंट कंपनी। ये जो है अगेन क्योंकि कंपनी है तो कंपनी एक्ट के हिसाब से ये बनेगी। कंपनी एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जो कंपनी होती है उसका ऑब्जेक्टिव प्योर बिजनेस है,
और ये प्राइवेट कंपनीज के साथ compete करती हैं, यानी कि एक तरह से रेस में लगी रहती है। इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें कम से कम 51% हिस्सा गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट का कैपिटल जो है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है या दोनों का हो सकता है, या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी मिल करके एक कंपनी में पार्ट ले सकती है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रोल और सुप्रीमेसी वहां पर उनके पास होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा शेयर्स उनके पास है तो चलेगी भी उनकी। जो ये शेयर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होते हैं, और गवर्नमेंट जो है सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ना यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल उन्हीं का रहेगा, और ऐसी कंपनी को अपने बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसके, तो ये कंपनीज जो हैं इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से बनती हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो है उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब ये भी नॉर्मल कंपनी की तरह किसी को भी स्यू कर सकती है कोर्ट में, किसी को इसको स्यू कर सकता है, और ये प्रॉपर्टी खरीद सकती है और किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। इसका जो कैपिटल है ये सरकार से मिलता है कम से कम 51%, इससे ज्यादा भी हो सकता है पर कम नहीं हो सकता। मैनेजमेंट जो है ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है, जैसी कंपनीज एक्ट में गाइडलाइंस होंगी वैसा मैनेजमेंट होगा। एम्प्लॉयज को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, जैसी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वैसे एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है यहाँ पर। ऑडिटर्स को, यानी कि अकाउंट्स कौन बनाएगा, ऑडिट की क्या क्या रूल्स हैं, इसमें से गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं एक्सेम्प्टेड होती हैं, मतलब इन पे कंपनीज एक्ट वाले रूल नहीं लगते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ऑडिटर्स को अपॉइंट जरूर करती है, जो एनुअल रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव कंपनी में, लेजिस्लेटिव असेंबली में सबमिट कर दे। इस एनुअल रिपोर्ट में वो लोग अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आती है बात अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल की। गवर्नमेंट कंपनीज कहाँ से कैपिटल इकट्ठा करेंगी? शेयर से। ये शेयर्स जो है सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये अपने शेयर्स जो हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइवेट लोगों को बेच भी सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट आती है वो है आपका पॉलिसी डिसीजंस। सरकार के जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं ये उनके पर्टिकुलर मिनिस्टर्स लेते हैं, जिनके अंडर में जो कंपनी आती है वो, ठीक है। अब आती है बात इन तीनों को कंपेयर करने की, जो हमने तीनों पढ़ लिए, तो अगर आप इसका कंपैरिजन देख लोगे तो फास्ट एक रिवीजन हो जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, तीनों के बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही होती है। इनकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग से एक एक्ट पास करवाना पड़ता है, और ये सरकार ही करवाती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है। लीगल एंटिटी, इनका कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट से अलग नहीं हो जाती हैं ये, इनका सेपरेट आइडेंटिटी हो जाता है और इनका भी सेपरेट आइडेंटिटी हो जाता है। किस सेक्टर में कौन फेवरेबल है? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है पब्लिक सर्विस और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी है। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और पब्लिक सर्विसेज के लिए बड़ी अच्छी है। और लास्टली इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज यानी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन वेंचर कंपनीज खोलने के लिए गवर्नमेंट कंपनी बड़ी अच्छी है। इनको कैपिटल कहाँ से मिलेगा तो बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैपिटल मिलेगा गवर्नमेंट बजट से। पब्लिक कॉर्पोरेशन को मिलेगा कैपिटल जो सरकार उनमें इन्वेस्ट करेगी उससे, और यहाँ पर कंपनी में मिनिमम 51% सरकार का होता है शेयर्स में हिस्सा। वर्किंग कैपिटल जो आपके फर्स्ट वाला था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसका वर्किंग कैपिटल सरकार के बजट से मिलता है। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे कॉर्पोरेशन वाले रेस कर सकते हैं कैपिटल। और फाइनली लास्ट वाला जो है कंपनी, वो भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे फंड्स रेस कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट वाली है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट की, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के हाथ में होती है जो डिपार्टमेंट का है। जो आपकी कॉर्पोरेशन है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो पार्लियामेंट की होगी या तो लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी। जो आपकी कंपनी है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन या तो पार्लियामेंट की होगी या लेजिस्लेटिव कंपनी की होगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। ऑटोनॉमी का मतलब है आजादी नहीं होती, आपको हर डिसीजन सरकार से पूछ पूछ के लेना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है आपके सेकंड और थर्ड वाले में। यानी आपकी जो गवर्नमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन है और गवर्नमेंट कंपनी है उसमें ऑटोनॉमी होती है। फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें एम्प्लॉयज को सरकारी एम्प्लॉयज माना जाता है और उनको सरकारी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं।
बाकी के दोनों में, पब्लिक कॉरपोरेशन में और कंपनीज में, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं गिने जाते और इनको जो उस कॉरपोरेशन के रूल्स हैं या उस कंपनी के जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है कि जो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें आईएएस वाले ऑफिसर्स जो होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिनको हम सिविल सर्विस ऑफिसर भी बोलते हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं। जबकि कॉरपोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ये मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं और ये कौन अपॉइंट करेगा? सरकार अपॉइंट करेगी। और फाइनली कंपनी में भी सरकार ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को हायर करती है एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लास्टली आता है कि जो आपका गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला क्या था, डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्टर जो है कंसर्न डिपार्टमेंट का, उसका पूरा कंट्रोल रहता है। जबकि आपका जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरा कंट्रोल रहता है। और लास्ट वाला जो आपकी कंपनी है उसमें मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहता है। इसी में एक और टॉपिक आता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज हो रहा है। तो इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक सेक्टर को जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे इकोनॉमी के जिनको फुलफिल करना था। पब्लिक सेक्टर को सिस्टमैटिक फैसिलिटीज भी बनानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना था, जो सब जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, जहां पर प्रॉफिट भी कम था, तो प्राइवेट लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ऐसे एरियाज में पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नेसेसरी रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज बनाए। 5 ईयर प्लान में भी पहले पब्लिक सेक्टर को बहुत जोर दिया जाता था, लेकिन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ गए और इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज हो गया। पब्लिक सेक्टर अब प्राइवेट सेक्टर के साथ compete करता है, दोनों साथ में चलते हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंस अब किसको दी जाती है? प्रॉफिट को दिया जाता है ज्यादा इम्पोर्टेंस। और इसीलिए जिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लॉस हो रहा था, उन्होंने अपना धीरे धीरे अपने आप को बंद कर दिया या अपने आप को प्राइवेट वालों के हाथ में दे दिया, जनरल पब्लिक को सेल कर दिया या प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दिया। गवर्नमेंट ने अलग अलग कंपनीज अपॉइंट करी जो अनप्रोडक्टिव पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो ऐसे यूनिट्स हैं जहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, उनसे काम निकलवाने के लिए उन्होंने कमिटीज बनाई। 1950 से 1990 तक आपका एरा जो है पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस देता था। 1990 के बाद अब वो प्राइवेट को भी इम्पोर्टेंस देता है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक आता है वो वही है प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा आपके जो भी सुझाव हैं या प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, नमस्ते।